वैल्यू एडिड मेथड की बात करें तो वैल्यू एडिड मेथड से क्या निकलता है, हमारे पास जीडीपी एमपी निकलता है। क्या निकलता है? जीडीपी एमपी। और हमने कहा था कि वैल्यू एडिड मेथड में क्या है कि इकोनॉमी में जितनी भी फर्म्स है उन सारी फर्म्स का क्या निकाल लो, वैल्यू एडिशन निकाल लो, और उन सबको टोटल कर देना तो क्या निकल जाएगा? जीडीपी एमपी निकल जाएगा। हमने कहा वैल्यू एडिशन कैसे निकलता है, अब ये समझना है कि हर फर्म का वैल्यू एडिशन निकालने कैसे। हमने कहा वैल्यू एडिशन इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितना प्रोड्यूस किया है। अब जो प्रोड्यूस किया उसको क्या तो अपन ने बेच दिया होगा, या तो अभी हमारे पास स्टॉक में होगा, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। अगर ये उल्टा दे दे, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो साइन चेंज कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किस चीज की थी? सेल्स की, कि सेल्स कौन सी ले। बच्चा ये कंफ्यूज रहता है इसमें कि सेल कौन सी ले। तो मैंने आपको बताया था अगर सिर्फ ऐसा लिखा है सेल्स बाय फर्म ए, इसका मतलब वो टोटल सेल्स है कि फर्म ए ने इतनी सेल करी, तो उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। वो एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड है और डोमेस्टिक सेल्स भी इंक्लूडेड है। अगर ऐसा लिख दे तो फिर इसके अलावा कोई और सेल लेने की जरूरत हमें है ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर ये ना दे रखा हो तो फिर अपने को सेल क्या करनी पड़ेगी? अलग अलग, मींस डोमेस्टिक सेल को ऐड करके निकालना पड़ेगा, उसमें एक्सपोर्ट्स ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर टोटल सेल्स आएगी। उसमें भी जनरली एक ही पॉइंट देता है, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी। फर्म ए ने फर्म बी को सेल किया, तो इसका मतलब ये कौन सी सेल है? सेल टू प्रोड्यूसर सेक्टर, दैट इज डोमेस्टिक सेल। अगर अलग से एक्सपोर्ट्स दे रखा हो तो फिर हमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हमारे पास एक्सपोर्ट्स मतलब सिर्फ ये दे रखा है तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी इसमें एक्सपोर्ट्स इंक्लूडेड है, तो इनडायरेक्ट लिख लेंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सेल्स बाय फर्म ए लिखा है दैट मींस टोटल सेल्स है, सेल्स बाय फर्म ए टू फर्म बी लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ हमने प्रोड्यूसर सेक्टर को सेल करी है, दैट इज डोमेस्टिक सेल है। यहां तक कोई डाउट? तो ये ध्यान रखना था। उसके बाद इस पे आ जाओ, इंटरमीडिएट कंजप्शन। इंटरमीडिएट कंजप्शन में सिर्फ हम नॉन फैक्टर इनपुट्स लेते हैं, फैक्टर इनपुट्स नहीं लेते। जैसे कैपिटल एसेट्स है उनको नहीं लेते यहाँ पर, फिक्स एसेट्स जो है, जैसे ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद लाइफ स्पेन ऑफ 5 years, मशीन वगैरह है, नहीं लेंगे। तो इसका यूज क्या होगा? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 15 lakhs इसकी वैल्यू है, 5 साल लाइफ है, 15 डिवाइड बाय 5 दैट इज 3 lakh डेप्रिसिएशन। और सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स दे रखा है, मतलब एक बार में यूज कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल है ये, तो ये नॉन फैक्टर इनपुट है, ये इंक्लूड हो जाएगा। यहां पर भी वही चीज है, अगर परचेजेस बाय फर्म ए लिखा है तो वो टोटल परचेजेस हैं, उसमें ऑलरेडी इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है। लेकिन अगर परचेजेस बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी, तो फिर वो डोमेस्टिक परचेज है, उसमें इंपोर्ट्स भी अपने को ऐड करना पड़ेगा। ये चीज थी, ये 2 पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है, बाकी सब तो सिंपल है। फिर अपन ने ये क्वेश्चन किया, हमने कहा कि एज्यूम की इकोनॉमी में सिर्फ और सिर्फ दो ही फर्म्स हैं, कैलकुलेट ग्रोस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रोस वैल्यू एडिड मैंने बताया था, वैल्यू एडिड को हम ऑलवेज क्या कहते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं। तो अगर ग्रोस वैल्यू एडिड है तो क्या निकालेंगे? जीडीपी निकालेंगे। अगर नेट वैल्यू एडिड होता तो एनडीपी निकालते। क्या निकालते फिर? एनडीपी, जो भी बोलेगा, एट फैक्टर कॉस्ट या एट मार्केट प्राइस। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब ध्यान से देखें कि अपन ने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, दोनों का फॉर्मूला लिख लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, दैट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो हमने कहा सेल्स बाय फर्म ए, कौन सी सेल्स दे रखी है? टोटल सेल्स दे रखी है। क्या इसमें एक्सपोर्ट्स ऐड करने पड़ेंगे या ऑलरेडी इंक्लूडेड है? ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो डायरेक्ट लिख देता हूं यहां पर सेल्स 100 रुपीज। अदरवाइज पहले मेरे को डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट्स करना होता, देखना होता कि एक्सपोर्ट्स गिवन है या गिवन नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत? फिर आ गया अपने पास परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। परचेज किसने किया है? फर्म ए ने की। किससे? फर्म बी से। तो मुझे बताओ, फर्म ए ने अगर परचेज किया तो फर्म ए की परचेजेस में कौन सी परचेज है? ये टोटल परचेज या डोमेस्टिक परचेज? फर्म ए ने फर्म बी से परचेज किया है, तो दिस इज डोमेस्टिक परचेजेस। अगर इंपोर्ट्स इस क्वेश्चन में दे रखे हों तो हमें फिर वो ऐड करने पड़ेंगे। जब फर्म ए फर्म बी से खरीद रही है तो इसका मतलब ये डोमेस्टिक परचेज है, तो हमने कहा 40, आगे होगा तो देख लेंगे।
अच्छा, इसको ये भी तो कंसिडर कर सकते हैं कि अगर फर्म ए खरीद रही है तो फर्म बी बेच रही होगी। ध्यान से सुन लो, यही बच्चों को तो कंफ्यूजन होता है, प्रॉब्लम तो यही होती है कि वो दोनों एंगल से सोचना स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा जब फर्म ए परचेज कर रही है तो फर्म बी सेल कर रही है। तो अब ध्यान रखना कि क्या तो हमें टोटल सेल दे रखी हो फर्म बी की, नहीं दे रखी तो फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा सारी सेल्स को ऐड करके, बट इसमें भी गिवन होगी। हमने कहा परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, किससे परचेज किया, फर्म ए से, किसने, फर्म बी ने। तो ये फर्म बी की परचेज है, तो क्या फर्म बी की डोमेस्टिक परचेज है ये, यस। तो डोमेस्टिक परचेज को लिख दिया 60, बाद में देखेंगे इंपोर्ट्स होगा तो ऐड कर देंगे। लेकिन इसी पॉइंट को फिर सोचो कि फर्म ए से परचेज किया फर्म बी ने, तो क्या ये फर्म ए की सेल्स है, यस। क्या फर्म ए की टोटल सेल अपने को ऑलरेडी पता है, तो ये तो उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होगी, हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेल्स बाय फर्म बी, ये क्या टोटल सेल्स है या डोमेस्टिक सेल्स है, टोटल सेल्स है, तो डायरेक्टली लिख दिया 200। बात समझ में आ गई। अगर ये आपके पास में नहीं गिवन होता तो अपने को ये वाली सेल भी लेनी पड़ती कि फर्म बी की कितनी सेल है, ये 40 लेते फिर अपन। समझ में आया। इसके बाद तो सिंपल सा ही था, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, दोनों का क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया आपने 20, 35, ओपनिंग स्टॉक डाल दिया 25, 45, 25, 45, और इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं दैट इज एनआईटी। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी होती है तो माइनस करते, नहीं है तो जीरो ले लिया, दैट इज 30 माइनस जीरो इक्वल्स टू एनआईटी इज 30। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, ये लिख दिया वैल्यू। अब उसके बाद ये चेंज इन स्टॉक निकाल दो, -5, ये आ गया 95 माइनस 40 दैट इज 55। ऐसे यहाँ पर भी करना है, -10, 200 -10 190, 190 -60 130, दोनों को ऐड कर दो, दैट इज 55 प्लस 130 दैट इज 185। ये आ गया जीडीपी एमपी। और हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है आपके पास, जीडीपी एफसी। तो कन्वर्ट करना अपने को आता है, फैक्टर को छोटा है, हमें पता, सॉरी हमें पता क्या है, जीडीपी एमपी। तो जो निकालना होता है वो एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। तो हमें एमपी पता है, एमपी से कहाँ जाना है, देखो जीडीपी तो सेम है, तो मार्केट प्राइस बड़ा है, बड़े से छोटे पे जाना है, तो माइनस एनआईटी। तो माइनस एनआईटी करके आंसर आ जाए। इसमें सिर्फ जो बच्चे को प्रॉब्लम आती है वो सेल्स और परचेज लेने में आती है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा होता कौन सी लूं कौन सी नहीं लूं। वो इसको पढ़ लिया उसने, सेल्स बाय फर्म है, उसको ये भी समझ में आ गया टोटल दे रखी है, फिर ये यहाँ सोचता है वो कि अच्छा फर्म ए ने, ये यहाँ पे फर्म ए से फर्म बी ने परचेज किया तो क्या ये भी सेल है, यस। लेकिन फिर वो ये नहीं सोचता कि ये 60 तो ऑलरेडी किस में इंक्लूडेड है, 100 में, टोटल में इंक्लूडेड है, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। बाकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करिए, फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे से पूछिए, उसमें आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। और बताइए किसी का और कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे डाउट है तो। थर्ड क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखते हैं इन्होंने कहा रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 1 to 6 ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। ईयर दे रखा है आपके पास, हम्म, इसमें ऐसे नहीं बनाते ना अपन, 3 3 6 ईयर, ठीक है। आउटपुट यूनिट्स, मार्केट प्राइस रुपीज करोड़, 2020, 2021, 250, 350, ये क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, ठीक है। इसका करना क्या है, पहला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी फॉर द ईयर 2020 विल बी, बताओ 2020 में नॉमिनल जीडीपी कितनी होगी, वैल्यू दिख रही है कि नहीं दिख रही है, हो सकता है कलर की वजह से ना दिख रहा हो। तो वैल्यू ऑफ नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, जिस साल का निकाल रहे हैं उसी साल का प्राइस और उसी साल की क्वांटिटी। तो इसी साल का प्राइस और क्वांटिटी, तो 2020 का प्राइस कितना है 20, तो 2020 का ही निकाल दो दैट इज 250, क्वांटिटी इनटू में मार्केट प्राइस 20, कितना आ गया
5000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं पहले में। द वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी, वैल्यू ऑफ रियल जीडीपी फॉर 2021 विल बी, बताओ कितना होगा। रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है, प्राइस कांस्टेंट लेंगे बेस ईयर का और क्वांटिटी इस साल की लेंगे। तो क्वांटिटी तो ले लेंगे आपके पास में 2021 300 और प्राइस को सेम रखेंगे 20। क्लियर। अब बोला परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी बताओ, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी ये बताना है। बताइए रियल जीडीपी में कितना परसेंट चेंज हुआ, ये अपने को सोचना है। बताओ जरा। जब भी हम चेंज निकालते हैं तो चेंज निकाल लो सबसे पहले तो, और उसके बाद परसेंटेज निकालना है तो बेस में क्या लेंगे, जो पहले था ओरिजिनल फिगर। तो ओरिजिनल फिगर कितनी है अपने पास में, पहले कितनी थी जीडीपी 5000, यही रियल जीडीपी थी उस साल की। अगर मान के चलें तो भाई उस साल से कंपेयर कर रहे हैं तो उस साल की रियल जीडीपी कितनी 5000। और अब 2021 की जीडीपी कितनी होगी, रियल जीडीपी 6000। तो कितनी इंक्रीज कर गई 1000। तो अपन कहेंगे कि 1000 इंक्रीज कर गई। यस बिल्कुल, चेंज तो नेगेटिव फिर लेना पड़ेगा ना, नेगेटिव चेंज दिखाने के लिए नेगेटिव लेंगे। अभी पॉजिटिव आ रहा है कि आपके पास में इंक्रीज कितनी कर गई 1000। अगर ये डिक्रीज हो रहा होता तो अपन नेगेटिव लेते ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आ गया 1000 डिवाइड बाय किसके कंपैरिजन में इंक्रीज करी 5000। हमेशा बेस ईयर ही लेते हैं डाटा, जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो ऑलवेज प्रीवियस ईयर, जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं वो साल लेते हैं। सेम चीज आपको अकाउंट्स में भी परसेंटेज निकालने को आएगा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज 4 नंबर का क्वेश्चन आता है चैप्टर 1, वहां से भी 5000 इंटू में 100 20%। कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो तो जो चेंज है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर बेस ईयर डेटा इंटू में 100। इसके बाद इसी में ही पूछे हैं करेक्ट फॉर्मूला आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फॉर्मूला तो आपको वैसे ही पता है, इनमें से 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, करेक्ट फॉर्मूला कौन सा होगा ये बताना है। चलो मैं पूछता हूँ, आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला। ये कन्वर्जन वाले भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ABCD रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी इंटू में 100, नॉमिनल जीडीपी ऑन रियल जीडीपी इंटू में 100, रियल जीडीपी इंटू में प्राइस इंडेक्स अपॉन 100, नॉमिनल जीडीपी इंटू में प्राइस इंडेक्स। मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था इसके लिए कि जैसा न्यूमरेटर है वैसा डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो अब आप देखो रियल जीडीपी अगर है तो डिवाइड बाय किससे होना चाहिए था, 100 से होना चाहिए था। तो ये वाला आंसर नहीं है। अगर नॉमिनल जीडीपी है तो डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स होना चाहिए था, ये भी आंसर नहीं है। अगर रियल जीडीपी है तो डिवाइड बाय 100 होना चाहिए था, ये 100 ही है। और जो निकालना है मल्टीप्लाई कर दो प्राइस इंडेक्स। तो ये नॉमिनल जीडीपी के पास ये वैसे एक्चुअल में किस चीज का, हाँ इन्होंने दिया है टू कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर, सॉरी ये भी तो देखना था, टू कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर मैं लिखना भूल गया शायद। जीडीपी जीडीपी डिफ्लेटर को ही क्या कहते हैं अपन, तो इसी को अपने को पता है कि अपन इसको प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब प्राइस इंडेक्स निकालना है तो फॉर्मूले में तो प्राइस इंडेक्स आएगा नहीं। अब अपने को सोचना क्या है कि प्राइस इंडेक्स निकालना है तो किसको किससे डिवाइड करना चाहिए, जो गिवन है जैसे रियल जीडीपी है तो रियल जीडीपी को किससे डिवाइड करें अपन। या आप ऐसे सोचें कि हमें पता है कि रियल जीडीपी को डिवाइड किससे करना है 100 से। अगर रियल जीडीपी को 100 से डिवाइड करें और अगर नॉमिनल जीडीपी को किससे डिवाइड करें, प्राइस इंडेक्स से डिवाइड करें, तो क्या ये दोनों बराबर आएंगे। यस। अब अपने को प्राइस इंडेक्स निकालना है तो इसको यहां ले आओ। तो प्राइस इंडेक्स इजकल्स टू, ये आ जाएगा नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। तो ये फॉर्मूला बनेगा
नॉमिनल अपॉन में रियल इनटू में 100 कौन सा, बी वाला। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। और फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव अमंग दोज गिवन बिलो। स्टेटमेंट वन दे रखी है, रियल जीडीपी कैन इंक्रीज ओनली व्हेन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज इन द इकोनॉमी। रियल जीडीपी तभी बढ़ती है जब इकोनॉमी में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ता है। क्या सही बात है? यस, क्योंकि रियल जीडीपी का बढ़ने का एक ही रीजन हो सकता है, क्वांटिटी का बढ़ना, और कोई रीजन नहीं हो सकता। और दूसरा स्टेटमेंट दे रखिए, नॉमिनल जीडीपी इज द बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ की बेटर इंडेक्स है? नहीं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन सही है और टू गलत है। अब ऑप्शन देखते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, नहीं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, नो। स्टेटमेंट वन इज ट्रू, टू इज फॉल्स, यस। तो सी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। द जनरल प्राइस लेवल इन 2021 विल इंक्रीज बाय कितना परसेंट या डिक्रीज बाय? तो जनरल प्राइस लेवल, तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब बताया इन्होंने कि जनरल प्राइस लेवल क्या होगा, बताओ। 2021 के अंदर इंक्रीज करेगा जनरल प्राइस लेवल या डिक्रीज कर रहा है? ऑप्शन दिए हैं वो मैं लिख देता हूं ताकि आपको बात समझ में आए। द जनरल प्राइस लेवल लिखते हैं, जनरल प्राइस लेवल, द जनरल प्राइस लेवल इन 2021 विल, ऑप्शन है इंक्रीज बाय 20%, डिक्रीज बाय 20%, इंक्रीज बाय 25%, डिक्रीज बाय 25%। बताइए। सी ऑप्शन, इन्होंने तो इसका आंसर ही नहीं दिया है। जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या समझोगे कि प्राइस इंडेक्स आपके पास में देखना पड़ेगा। अब आपका प्राइस इंडेक्स कितना निकल कर आएगा, पहले प्राइस इंडेक्स निकाल लो। भाई जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या है कि पहले अगर ये 100 था तो अब ये कितना हो गया, यही तो बात कर रहे हैं। तो प्राइस इंडेक्स निकाल दो आप। तो प्राइस इंडेक्स क्या, तो यहां से डायरेक्ट चेंज देख लेते हैं अपन, है ना, या फिर यहां से कर लेते हैं। तो बात एक ही है, पहले आप क्या कर लो, प्राइस इंडेक्स निकाल लो। तो प्राइस इंडेक्स निकालने के लिए नॉमिनल जीडीपी चाहिए। अब नॉमिनल जीडीपी कौन से साल की निकालोगे आप, कौन से साल की देखोगे, 2021 की। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 15,000, ठीक है, 15,000। और डिवाइड बाय रियल जीडीपी पिछले साल की, वो कितना आ रहा है, सॉरी, हाँ, यही तो होगा ना रियल जीडीपी। इसी साल की रियल जीडीपी देखनी है, तो इस साल की रियल जीडीपी कितनी हो जाएगी, 6,000 इनटू में 100। तो ये कितना आ गया अपने पास में, दिस इज 250। तो ये आप ऐसा कह सकते हो कि प्राइस अगर 20 है तो ये आपके पास 100 है, 20। और फिर आपने कहा कि अगर ये एक हो जाए तो ये 100/20, अगर ये आपके पास 50 हो जाए तो ये 100/20 इंटू में 50। तो अल्टीमेटली 250 आ गया। बात तो वही है जो अपन ने निकाला था। अब ये 250 तो आ जाएगा, लेकिन अब इसका इंक्रीज अगर अपन देखें तो इंक्रीज बेस ईयर से देखेंगे, और बेस ईयर का प्राइस तो अपन ने 100 ले रखा है। तो हमने कहा 100 से 250 पे जब चेंज होगा तो प्लस 150 चेंज होगा, और 150% आ जाएगा इंक्रीज बाय। तो ये तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में तो सारे इन्होंने क्या दे रखे हैं। यहाँ पर तो हमें फिर यही लेना चाहिए ना, जनरल प्राइस लेवल का मतलब क्या हुआ, इन्फ्लेशन इंडेक्स की बात करनी चाहिए ना। तो इन्फ्लेशन इंडेक्स जो प्राइस इंडेक्स है, तो अगर इस साल का 100 प्राइस है तो इस साल का अपन ने निकाल लिया कि ये 250 है। वैसे ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अगर जनरल प्राइस इंडेक्स, तो इसमें इंडेक्स नंबर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स नंबर में भी तो बात यही आएगी। चलिए देखेंगे इसको। इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया, अच्छा दिया है इंक्रीज बाय 25%, नीचे वाला दिया है ना, ठीक। इंक्रीज बाय 25%, 25% लिखा हुआ है, इंक्रीज बाय 25%, 25% से इंक्रीज करेगा, ये इन्होंने बताया। तो ये इन्होंने जनरल प्राइस इंडेक्स क्या तो निकाला है, इंडेक्स नंबर को यूज कर कर। और अगर इंडेक्स नंबर को यूज करेंगे तो लास्ट पेयर मेथड, इंडेक्स नंबर में तो अलग सिस्टम रहता है, पिछले साल का निकालें और इस साल का निकालें, लेकिन कंपेयर कैसे करेंगे फिर इंक्रीज कितना हुआ। चलो देखेंगे, बताऊंगा मैं ये।
देखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वर्ड लिखा है जनरल प्राइस लेवल, और जनरल प्राइस लेवल का मतलब तो हो गया आपका प्राइस इंडेक्स ही, तो इंक्रीज कितना हुआ यही तो पता होना चाहिए। तो ये 100 से 250 हो गया, तो 100 से 250 हो गया, ये तो ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए ना 150। इन्होंने दिया है इंक्रीज बाय 25%। कोई कुछ नहीं दे रखा, कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, कुछ ईयर नहीं दे रखा, किससे कंपेयर करें कुछ नहीं बता रखा। चलिए, तो एक बार देख लिया करो बुक के पीछे जो भी क्वेश्चंस दे रखे हों आपके पास, ठीक है, रीड जरूर कर लेना सारे के सारे। अब अगर आप ये क्वेश्चंस देखोगे तो इसमें बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो एक बार घर से जो है इनको प्रैक्टिस कर लेना। 72 पेज नंबर पर दे रखे हैं आपके पास बुक में, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा सारे चैप्टर्स के पीछे जितने भी क्वेश्चंस हैं एक बार रीड जरूर कर लेना सारे के सारे, और किसी में पर्टिकुलर कोई डाउट आए तो वो देखते हैं, वो पूछ लेना, ठीक है। जैसे नेशनल इनकम इंक्लूड्स, ऑप्शन दे रखा है ओल्ड एज पेंशन, क्या आता है नेशनल इनकम में? नहीं। मनी स्पेंट बाय एन एनआरआई टू, मनी सेंट बाय एन एनआरआई टू हिज फैमिली इन इंडिया, नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रांसफर पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी नहीं आएगा। नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब आपको पता होंगे तो आप आराम से निकाल लोगे। 11 का डी। फाइनेंशियल हेल्प टू अ विक्टिम, फाइनेंशियल हेल्प टू अ विक्टिम इज अ ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नन ऑफ दीज। ट्रांसफर पेमेंट हो जाएगा आपके पास में। द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज दैट ऑफ, इन नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, बोथ ए एंड बी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जीएनपी एट मार्केट प्राइस इज मेजर्ड एज, जीएनपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? तो जीएनपी एट मार्केट प्राइस, जीएनपी जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ये तो नहीं निकलेगा, क्योंकि जीडीपी मार्केट प्राइस में से माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो वो तो एनडीपी मार्केट प्राइस आएगा। जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए, देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए यही होगा। मार्केट प्राइस से अपने को डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो प्लस ही तो करेंगे एनएफआईए, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चंस आपके पास बहुत इजीली हो जाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स आर एस्टिमेटेड एज इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, बोथ बी एंड सी, सी ऑप्शन। ये सारे आपको ना सब आते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कि आपको दिक्कत करे, रेयरेस्ट कोई ऐसा होगा। रियल नेशनल इनकम मींस, रियल नेशनल इनकम मींस national income at current price, national income at factor price, national income at constant price, national income at average price of the past 10 years। कांस्टेंट प्राइस मैंने बताया था वहां पर, बेस ईयर प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स जीडीपी एन इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर, किसकी वजह से जीडीपी जो है वो इनएप्रोप्रिएट इंडेक्स ऑफ वेलफेयर बन जाता है? ए नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स, नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन सॉरी, बी एक्सटर्नलिटीज, सी कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, एंड डी ऑल ऑफ दिस। जीडीपी डिफ्लेटर निकालना है तो क्या निकालना है? प्राइस इंडेक्स। ये सारी चीजें आपको कुछ, नेशनल इनकम रेफर्स टू ए फैक्टर इनकम्स ओनली, बी इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, सी द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ऑल ऑफ दिस। नेशनल इनकम रेफर्स टू ए फैक्टर इनकम्स ओनली, बी इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, सी द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये आंसर करेक्ट आंसर है इसमें कंप्लीटली, क्योंकि फैक्टर इनकम्स ओनली तो आधा अधूरा आंसर है। बी दे दें इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट, ये भी आधा अधूरा आंसर है, और ऑल ऑफ दीज में भी करेंगे तब भी वो बात बनेगी नहीं, तो सी ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। इन्होंने ऑल ऑफ दीज दे रखा है, लेकिन अगर इसको कलेक्टिवली क्या तो ये बोथ देता। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, सिर्फ यही लिख दिया इसीलिए तो कंफ्यूजन है कि फैक्टर इनकम ओनली और इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री।
ठीक है, वैसे पॉइंट तो सही है, लेकिन कलेक्टिवली उनका वो मीनिंग ज़्यादा बेटर आ नहीं रहा है कि हम ऑल ऑफ दीज आंसर करें। सी कर सकते थे, बट ऑल ऑफ दीज देख लो इसमें। ठीक है, समझ गए। द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सटर्नलिटी इज ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी आइदर पॉजिटिव नॉर और नेगेटिव, और डी नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो सी आ जाएगा 18 का आपके पास। तो इस तरीके के सारे क्वेश्चन जो पीछे दे रखे हैं, ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, केस स्टडी बेस या फिलअप्स दे रखे हैं, मैं तो कहूँगा पीछे का ना इस बुक में जो भी लिखा है वो सब एक बार रीड कर लें। एक बार में ना करें, एक दो दिन, 3 दिन 4 दिन में धीरे 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 अपना उसको रीड करते रहें, ताकि लास्ट में हमारे पास सब कुछ इसमें से रीड हो जाए। बाकी मेरा मानना है जितना मैंने कराया है उसके बेसिस पे लगभग आप सब कुछ कर दोगे। रेयरेस्ट कोई ऐसा हो सकता है कि कुछ गलत हो, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है गलती के। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया था। एक क्वेश्चन और आता है अपने पास में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। डेप्रिसिएशन में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, एक क्वेश्चन ये बनता है हमारे पास। नॉर्मल वियर एंड टीयर, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्वेश्चन दे भी रखा होगा, मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन। ये आता है अपने पास, हाँ वो आ जाएंगे अभी। एक क्वेश्चन ये बनता है, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल एसेट्स refers to A normal wear and tear, B foreseen obsolescence, C normal wear and tear and foreseen obsolescence, D unforeseen obsolescence। बताओ क्या आंसर होगा। डेप्रिसिएशन में क्या क्या लेंगे, नॉर्मल वियर एंड टीयर आता है, और सिर्फ जो हम देख सकते हैं अनएक्सपेक्टेड आग लग जाए वो उसमें इंक्लूड नहीं है। समझ रहे हो ना, फिक्स कैपिटल में आग लग जाए कोई एसेट में, वो नहीं लेते हम डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन में तो नॉर्मल वियर एंड टीयर, और जो हमें पहले से पता है कितने टाइम में ये पुरानी हो जाएगी, तो उसको लेते हैं अपन। तो इसका आंसर सी होगा। बाकी बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं। गिविंग रीजन कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू स्टॉक एंड फ्लो। कैपिटल क्या है, स्टॉक है या फ्लो? कैपिटल स्टॉक, सेविंग्स, सेविंग्स स्टॉक है, फ्लो होंगी, लिखवाई भी थी बताई भी थी, क्या बात है भूल गए। सेविंग्स क्या देखते हैं, कितने टाइम में, कितने टाइम में कितना सेव किया, डिपेंड तो वो करता है ना, जिंदगी भर कितना सेव किया, पिछले 1 महीने में कितना सेव किया, 1 साल में कितना सेव किया, टाइम के हिसाब से होगा। जीडीपी फ्लो, क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं, साल में मेजर करते हैं। वेल्थ, वेल्थ, अरे क्या हो गया, स्टॉक और फ्लो पूछ रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं पूछ रहा हूँ, जो पढ़ा है वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, कैपिट स्टॉक है। वेल्थ, प्रॉपर्टी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी कितनी प्रॉपर्टी। गिविंग रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। रियल जीडीपी कैन बी इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बराबर हो सकती है। प्राइस तो सेम हो गई, अगर क्वांटिटी भी पिछले साल के बराबर होगी तो हो सकती है ट्रू। सेविंग्स सारा स्टॉक, फॉल्स। बटर इज ओनली अ फाइनल प्रोडक्ट, बटर इज ओनली अ फाइनल प्रोडक्ट, बटर हमेशा फाइनल प्रोडक्ट होगा। फॉल्स, एक रेस्टोरेंट एंड यूज पे डिपेंड करता है, रेस्टोरेंट में बटर को यूज किया जाएगा तो क्या होगा, इंटरमीडिएट। तो आप लोगों को अभी पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं। कई बार क्वेश्चन आता है इंटरमीडिएट या फाइनल गुड्स में क्लासीफाई करिए, है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ये मैं आज ग्रुप बनाता हूँ और उसमें डाल दूंगा आप लोग। तो ये सारे क्वेश्चंस बाकी मैंने करा दिए हैं। कंफ्यूजन हो तो कैसे लिखोगे भैया, एंड यूज पे उसने तो ट्रू और फॉल्स लिखना है ना, रीजन देना है कि हाँ भाई इसके एंड यूज पे डिपेंड करेगा, ये फाइनल भी हो सकता है, ये इंटरमीडिएट भी हो सकता है। बटर का एग्जाम्पल, जैसे आपको मिल्क का एग्जाम्पल दिया था, वही बल्क यहाँ पे बटर का एग्जाम्पल लिया है। बटर अगर एक रेस्टोरेंट में यूज किया जाए तो इंटरमीडिएट हो जाएगा, घर पर यूज कर रहे हो तो फाइनल हो जाएगा, डिपेंड कर रहा है एंड यूज पे। क्लियर है। तो ये सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कल की क्लास में मैं आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा नेशनल इनकम, फिर डिसाइड करते हैं कि परसों से अपने को क्या करना है ना। रिवीजन बहुत कर लिया है, कल रिवीजन ही करा रहा हूँ, उसके बाद तो आपका डाउट लेना होगा या एग्जाम से एक दिन पहले रिवीजन करना होगा, क्योंकि बाकी दिन तो हम बोर ही होंगे। तो अपने को अब ये डिसाइड करना है कि आगे अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स करनी है या इंडियन, बट मैं चाहता हूँ कि मैक्रो पहले कंप्लीट कर लो तो बेटर है, फिर इंडियन पे आए, क्योंकि इंडियन बहुत बोरिंग चीज़ है ना, पढ़ने वाला कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये है कि मैक्रो में भी हम दो चीज़ कर सकते हैं कि एक, क्या तो हम
हाँ भाई सुन लो अर्शदीप, मैं बात कर रहा हूँ आपसे ही कर रहा हूँ। हाँ, तो दूसरा ये कि मैक्रो के अंदर हम पहले एग्रीगेट डिमांड वाली यूनिट कर ले ताकि उनका भी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो उसमें 3 चैप्टर हैं, 12 नंबर की यूनिट है। तो अगर आप लोग कहें तो पहले, क्योंकि मनी एंड बैंकिंग तो ऐसी है कि 2 दिन में किसी भी कभी भी करा लो, तो सिलेबस की कोई टेंशन नहीं है कि बाई चांस अगले वाले मंथली टेस्ट में अगर अपना मनी और बैंकिंग भी आता है तो भी हमें कोई दिक्कत है नहीं। वो तो 2 दिन का कोर्स है, कभी भी करवा लो, उसमें कुछ खास है ही नहीं। मनी में तो सिर्फ एक मनी की डेफिनेशन और एक सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, और बैंकिंग में भी बहुत बड़ा कुछ है नहीं। तो 2 या 3 दिन के अंदर वो मीन्स एक हफ्ते से ज़्यादा का वो सिलेबस है नहीं। तो ये है कि हम पहले एग्रीगेट डिमांड कर लें अगर आप लोग सब कहें तो, या फिर दूसरा ऑप्शन है इंडियन इको। इंडियन इको मैं चाहता हूँ कि बाद में हो तो ज़्यादा बेटर है, पहले हम मैक्रो थोड़ा निपटा लें तो वो ज़्यादा सही है। बाकी स्कूल पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पेटीएम में आएगी इंडियन। कोई नहीं, कल फिर देखेंगे, कल करते हैं फिर डिसाइड जैसा भी होगा, नहीं तो इसमें नहीं तो उसमें करा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाम को तो आ ही सकते हो 2-3 दिन तो, है ना। तो शाम को वो होने वाला है चैप्टर, 10th चैप्टर जो है वो आधा चैप्टर हो गया, आधा ही बचा है ये समझ लो। चाइना का पढ़ लिया था, पाकिस्तान का पढ़ लिया था, थोड़ा सा कंपैरिजन पढ़ना है। ठीक है। और उसके बाद फिर एग्रीगेट डिमांड ही करना है क्योंकि सब कुछ करवा चुका हूँ। तो एग्रीगेट डिमांड ही पढ़ना है, ठीक है। यहाँ नहीं होगा तो वहाँ करा दूँ। चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे।